आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है राजौरी सरहदी जिला राजौरी के अंदर दो नौजवानों की हलाकत के बाद लोग सड़कों पर आए और एहतजाज किया। दोनों नौजवानों को लाशों को शहरा पर रखकर लोगों ने जिसमें लवाकीन के साथ साथ जो आम मकामी लोग हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज किया गया और टायर जलाए। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी भी वहां पर पहुंचे हैं जहां पर यह एहतजाज हो रहा था। उन्होंने एहतजाजी लोगों के साथ बात की है, जबकि लोगों को यकीन दहानी कराई है कि मामले में तहकीकात की जाएगी और जो भी मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांबाक नौजवानों की शनाख्त राजौरी के ही रहने वाले कमल कुमार और सुरेंद्र कुमार के बतौर हुई है। ये आज सुबह ये वाकया पेश आया है जहां पर दो अफराद की, दो नौजवानों की मौत हुई है। गोली चली और गोली चलने के साथ ही दोनों की मौत हुई है। उसके साथ साथ ही बात करेंगे आर्मी की जानिब से भी, इस हवाले से फौज की जानिब से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस हवाले से अपनी वजाहत तलब की और कहा कि अल सुबह ही नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से मिलिट्री अस्पताल के नजदीक गोलियां चलाई गई हैं, जिसके नतीजे में दो नौजवानों की मौत हुई है, जबकि पुलिस और जिला इंतजामिया मौके पर मौजूद हैं। ये फौज की जानिब से ट्वीट भी किया गया है। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते राजौरी अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास से। जमशीद, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट हैं जो राजौरी से खबर आ रहे हैं कि दो नौजवानों की मौत हुई है? गौर, बिल्कुल हालात बिल्कुल वैसे जैसे सुबह देखने को मिलते हैं, इस वक्त भी बिल्कुल वैसे हालात है। सिर्फ इस हालात में अगर कोई चेंजिंग हुए तो सेना के अफसरान भी इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। जो एसएसपी राजौरी, डीडीसी राजौरी, डीआईजी राजौरी, पुंछ रेंज भी इस वक्त मौके पर है। लोगों से बात की जा रही है। लोगों में अभी भी काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। जम्मू पुंछ हाईवे अभी बंद किया हुआ है, डेड बॉडी सड़क पर ही अभी पड़ी हुई है, मगर लोगों की तरफ से लोग इस बात को पहले मांग कर रहे हैं कि इनके जो मारे गए नौजवान हैं इनके घर वालों को 50-50 लाख रुपया दिया जाए और एक बंदे को नौकरी के साथ साथ इनके बच्चों की पढ़ाई का किया जाए। मगर इन दोनों के साथ एक और शख्स भी, तीसरा भी है जो इसमें जख्मी हुआ है, जो इसका इस पहचान अनिल कुमार के तौर पर हुई है और ये राजस्थान का रहने वाला है। इसका ऑपरेशन इस वक्त मेडिकल कॉलेज राजौरी के अंदर चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसको भी गोलियां लगी हुई हैं, जिसका इलाज इस वक्त चल रहा है। मगर जिस तरह के हालात सुबह देखने को मिलते बिल्कुल वैसे ही हालात है। जम्मू पुंछ हाईवे बंद किया, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस वक्त लोगों के साथ या आर्मी अफसरान की बात करें या सिविल इंतजामिया की बात करें, बातचीत का सिलसिला लगातार इस वक्त भी जारी है, मगर अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। मगर हालात बिल्कुल जैसे सुबह देखने को मिलते वैसे इस वक्त भी नजर आ रहे हैं। गौर, जमशीद, अगर हम बात करेंगे फौज की जानिब से भी एक बयान सामने आया है जिनका मानना है कि मिलिट्री अस्पताल के करीब जो दहशतगर्दों की जानिब से गोलियां चलाई गई हैं, हमला किया गया है, जिसके नतीजे में दो नौजवानों की मौत हुई है।
बिल्कुल गौर, जिस तरह फौज के नॉर्दर्न कमांड की तरफ से ट्वीट किया गया है जिसमें ये कहा गया कि 125 मिलिटेंटों की तरफ से कैंप के नजदीक हॉस्पिटल भी और यहाँ कैंप भी इसके नजदीक फायरिंग की गई है, मगर लोगों में इसमें लेके काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है क्योंकि फौज की तरफ से हालांकि ये बयान जरूर जारी कर दिया गया मगर लोग इस बयान को लेके भी प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि फौज की तरफ से इस तरह का बयान इतनी जल्दी क्यों जारी किया गया। मगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि फौज के अफसरान भी इस वक्त मौके पर है, उनसे भी बात हो रही है, डिप्टी जीओ से भी कमांडिंग अफसर भी यहाँ पहुंचे हुए, वो भी लोगों के साथ बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई जाएगी, मगर अभी तक बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मगर सेना की तरफ से बयान जरूर जारी कर दिया गया है कि अनआइडेंटिफाइड मिलिटेंटों की तरफ से फायरिंग की गई है जिसमें 2 नौजवान मारे गए और तीसरा जख्मी है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ तीसरे का नाम अनिल कुमार है जो राजस्थान का रहने वाला, उसका इलाज इस वक्त मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। जी गौर, यानी कि माना जाए कि 3 लोग इसमें जो है 2 लोगों की मौत हुई है और एक जख्मी हुआ है जो कि बिरून रियासत का रहने वाला है। ये अल सुबह ही इस गोली की जद में आया है और वो भी जख्मी हुआ है जिसका इलाज इलाके में वहां पर अस्पताल में जीएमसी राजौरी के अंदर जारी है। वहां पर हमने देखा है कि जिला तरक्याती कमिश्नर भी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने एहतजाजी लोगों के साथ बात की है, उन्होंने यकीन दहानी दी है कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी। साथ ही साथ अभी भी वहां पर लोग क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि अभी भी लाशें वहां पर मौजूद हैं क्योंकि लवाकिन ने अभी उन लाशों को नहीं लिया है बल्कि वो शाहरा पर ही एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल गौर, ऐसे हालात लग रहे हैं। अभी तक यहाँ से डेड बॉडीज उठाई नहीं गई हैं, लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सेना के साथ बात भी हो रही है, रोड के बीचों बीच में सेना के अफसरान हैं जिनके साथ बातचीत भी इस वक्त भी चल रही है, मगर लोग अभी तक नहीं मान रहे हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि तीनों नौजवान जिनके बारे में जिनको गोलियां लगी हैं, तीनों के तीनों सेना के अंदर मजदूरी का काम करते थे कैंटीन के अंदर। इनमें से 2 एक कैंटीन के अंदर थे और जो बैरून रियासत के राजस्थान का रहने वाला अनिल कुमार है वो भी कैंटीन के अंदर ही काम करता था, जिसको 3 गोली बताया जा रहा है। अभी तक 2 से 3 गोलियां उसको भी लगी हुई है, मगर अभी तक रोड बिल्कुल वैसी बंद पड़ी हुई है। लोग किसी बात में, क्योंकि लोगों की एक ही मांग है, पहले 50-50 लाख रुपए लोगों को नगद दिया जाए, उसके साथ 2 लोगों को नौकरी दी जाए और उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया जाए, मगर अभी तक बात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि सेना की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि इसकी पूरी इंक्वायरी की जाएगी, मगर अभी तक बात कही है तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। गौर, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थे राजौरी से जमशीद मलिक तफसीलात फराम करे थे। जहां जल सुबह राजौरी से एक बड़ी खबर, जहां 2 नौजवानों की मौत हुई है, उसके साथ साथ ही एक बताया जा रहा है कि एक राजस्थान का एक जो है नौजवान वो जख्मी हुआ है, जीएमसी राजौरी के अंदर उनका इलाज जारी है। उसके साथ ही जब इन 2 नौजवानों की मौत हुई है, दोनों का ताल्लुक राजौरी से है, जिनकी मौत हुई है गोली लगने से उनकी मौत हुई है। उसके साथ ही लोग सड़कों पर आए, एहतजाज किया, टायर जलाए, पुलिस मौके पर पहुंची, जिला तरक्याती कमिश्नर भी आज खुद वहां पर पहुंचे, उसके साथ ही फौज भी वहां पर पहुंची और फौज की जानिब से भी इस हवाले से बयान जारी किया गया है कि मिलिट्री अस्पताल के करीब जो राजौरी के अंदर है वहां पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से गोलियां चलाई गई हैं, जिसके नतीजे में 2 नौजवानों की मौत हुई है। ताहम पुलिस और जिला इंतजामिया जिला तरक्याती कमिश्नर की जानिब से लोगों को यकीनानी कराई गई है कि इन जो नौजवानों की मौत हुई है इस हवाले से एक तहकीकात की जाएगी, लेकिन जो लवाकिन है उन्होंने लाशों को कौमी शाहरा पर रखा। जो राजौरी जम्मू नेशनल हाईवे है वहां पर उन्हें रखकर उन्होंने एहतजाज जो है वो अभी फिलहाल चल रहा है, लेकिन वहां पर ट्रैफिक भी अभी तक पूरी तरह से मुतासिर है। पुलिस वहां पर मौजूद है किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए, क्योंकि लोग काफी तादाद में वहां पर जमा है, वो एहतजाज कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने कहा है कि दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है और इसके खिलाफ सभी ममालिक को मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि दुनिया ये नहीं भूली है कि शिद्दत पसंदी कहां से शुरू होती है और जिसका असर इलाके के अंदर और बाहर की तमाम सरगर्मियों पर नजर आता है। Call on the next speaker. Allow me to say a few words in my national capacity. We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence at least that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. The question of justifying
what the world regards as unacceptable should not even arise. That certainly applies to state sponsorship of cross-border terrorism. Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. That said, I thank all council members for their contributions. I now resume my duty as the President of the Council. I now give the floor to His Excellency, Mr. Fariz Razaev. Challenge of terrorism, even as the world is coming together with a more collective response, multilateral platforms are being misused to justify and protect perpetrators. Each one of these examples makes a strong case why it should not be business as usual in the multilateral domain. We not only need to increase stakeholdership, but also enhance the effectiveness and credibility of multilateralism in the eyes of the international community and in the eyes of global public opinion. I read the reports on what Minister Hina Rabani Khar said, and I was reminded more than a decade ago, if my memory serves me right, Hillary Clinton was visiting Pakistan, Islamabad, and Hina Rabani Khar was a minister at that time, and I think standing next to her, Hillary Clinton actually said that if you have, I'm giving you the sense, it's not an exact quote, that if you have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. But as you know, Pakistan is not great on taking good advice, and you see what's happening there. In terms of what they are saying, look, the truth is everybody, the world today sees them as the epicenter of terrorism. Now, I know we've been through 2.5 years of COVID, and a lot of us have brain fog as a result. But I assure you, the world has not forgotten, where does terrorism, who has their fingerprints over a lot of activities in the region and beyond the region. So I would say that it's something which they should remind themselves before indulging in the kind of fantasies. ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही आज एक बार फिर राज्यसभा में हिजब इख्तिलाफ के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मामला उठाया। भारत और चीन पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जारी कशीदगी है उस मामले को उठाया, और ताहम डिप्टी चीफ चेयरमैन ने कहा है कि यह मुल्क की सलामती का मामला है, लिहाजा इस पर कोई बहस नहीं होगी। इसलिए मैं आपका परमिशन भी लिया। सर, एक क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ देना ज़रूरी पड़ रहा है और ये सुनने लायक भी है। महोदय, मैं सदन में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहता था। आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चाइनीज इनकर्शन जैसे बहुत गंभीर मुद्दों को सांसद उठा रहे हैं। हमारी सेना बहादुरी के साथ स्थिति का मुकाबला कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये बेहद गंभीर मुद्दा है और पूरे देश दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते इस मुद्दे पर सांसदों की भावनाओं के साथ खड़ा होना और तत्काल कदम उठाने की मांग करना ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। इसी कारण 14 दिसंबर 2022 को मैंने सदन में इस मसले पर हस्तक्षेप किया। माननीय डिप्टी चेयरमैन आप थे, साहब ने कहा कि मैं इस मामले को इसलिए नहीं उठा सकता क्योंकि इस बारे में मैंने कोई नोटिस नहीं दिया है। मीडिया के एक हिस्सों में ये बात इस तरह रिपोर्ट हुई है कि जैसे मुझे नोटिस न देने के कारण टोका गया है। इम्प्रेशन हकीकत से दूर है, इससे मुझे तकलीफ भी पहुंची है।
मैं इस संदर्भ में माननीय सभापति जी 9 दिसंबर 2022 को किए गए ऑब्जर्वेशन का हवाला मैं देता हूं, जो इस प्रोसीडिंग्स में है उसी का मैं यहां पर कॉपी बना लिया। सर, चेयरमैन साहब ने कहा उस दिन, वी हैव टू वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल इन दिस हाउस by way of their designation. The leader of the house, the leader of the opposition, we have the former prime minister. I have declared on the floor of this house that these three honorable gentlemen, one of them is not here, Dr. Manmohan Singh. If they rise, I will not look at the rules book. I said so in your presence, and all you have to access to them. My ears will be open to most difficult situation coming from this side or from them. These are the words by chairman, he said. In view of this, I thought, मैंने इस वक्त को माननीय सभापति के एक वायदे के रूप में ग्रहण किया और महसूस किया कि ये पूरे सदन के लिए एक डायरेक्शन है। इसीलिए मैंने इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहा था, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। मैं इस तथ्य से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस विषय में स्पष्टीकरण भी देना चाहता हूं, और आपने जो चेयरमैन ने इस सदन में कहा, क्या ये सत्य है, क्या असत्य है? क्या मुझे आपने पहले स्वीकार किया कि आप और हाउस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी भी बात कर सकते हैं, अपने पॉइंट को रेज कर सकते हैं? नहीं, तो मुझे क्यों मुझे क्यों नहीं बोलने दिया गया? ये तो देश से जुड़ा हुआ मामला है और देश की रक्षा की आप देश के आप एक मिनट, देश के रक्षा के लिए और सारे सदन के सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए मैं खड़ा हुआ। अब और मुझे आपने पहले कहा आपको खड़ा होने की इजाजत है, लेकिन ऐसा हुआ आपने कि आपको टोक दिया। मैंने आपने पक्ष रखा, मैं कहूं तो इसीलिए इधर सर यू एक्सप्रेस द रिग्रेट और यू टेल मी दैट यू हैव नो पावर। वादिया कश्मीर में सख्त सर्दी की वजह से बुखार, नज़ला, जुकाम, गले में खराश, छाती और खांसी में मुब्तला होने वाले अफराद की तादाद में 100% से जायद का इजाफा हुआ है। सीडी अस्पताल डलगेट और सिक्किम-उस-सोरा में डॉक्टरों का कहना है कि रोजाना आने वाले मरीजों की तादाद 250 से बढ़कर 500 हो गई है। माहिरीन सेहत का कहना है कि इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी काफी तेजी से फैल रहा है। इन्फ्लुएंजा ए आम फ्लू से मुख्तलिफ होता है क्योंकि इससे मुतासरा मरीजों में सख्त खांसी, बहती नाक, बुखार, सिरदर्द और थकावट होती हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा बी से मुतासरा अफराद में भी यही अलामतें होती हैं, लेकिन ये काफ़ी तेज़ी से फैलता है। सीरी अस्पताल में तैनात डॉक्टरों का कहना है कि एक माह कबल रोजाना औसतन 250 मरीज आते थे, लेकिन अब ये तादाद दुगनी होकर 500 से ज़्यादा हो गई है, जिनमें उम्ररसीदा अफराद और बच्चों की एक बड़ी तादाद इन्फ्लुएंजा से तेज़ी से शिकार हो रहे हैं। सिक्किम-उस-सोरा में भी इस बात की तस्दीक की गई है कि इन्फ्लुएंजा मामलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया है। वहां पर तैनात डॉक्टरों का कहना है कि सर्दी, खांसी, जुकाम और दीगर अलामात की वजह से अज खुद दवाइयां खाने के बाद मरीज कुछ दिन के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसका असर खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि चंद मरीजों में इन्फ्लुएंजा ए और बी की तस्दीक हो रही है और इसलिए मरीजों की तादाद में तकरीबन 100% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, और जिन लोगों ने फ्लू वैक्सीन लगाए हैं उनमें इन्फ्लुएंजा के असरात कम दिखाई दे रहे हैं, और अगर ऐसे मरीज मुतासिर भी होते हैं तो उनकी बीमारी चंद दिनों के अंदर ही ठीक हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि लोगों को खुद को गर्म रखने के अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर जाना लाजमी है तो मास्क लगाकर जा सकते हैं, और सर्दियों में इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए मास्क बेहतरीन जरिया है, लिहाजा लोगों को घर से निकलने के वक्त मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए।
जनूबी कश्मीर के पुलवामा में अगरचे रवां साल मेवा की पैदावार में काफी इजाफा देखने को मिला, ताहम मुनासिब रेट न मिलने की वजह से बिजनेस टर्नओवर में काफी कमी देखने को मिली है। फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है कि सीजन के दौरान जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मेवा से लदे ट्रकों के दरमांदा होने की वजह से ट्रकों में जो मेवा है वो काफी खराब हो गया है, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है, जबकि मंडियों में मुनासिब रेट न मिलने से उन्हें नुकसान हुआ है। इधर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग पुलवामा के माहिरीन के मुताबिक रवां साल 50 मीट्रिक टन सेब पुलवामा के मुख्तलिफ मंडियों में रिकॉर्ड की गई और पिछले साल के मुकाबले में 300 से 400 रुपए का फर्क रहा है, जबकि पुलवामा में करीब 130 करोड़ का टर्नओवर बिजनेस रहा है। एक्चुअली इस साल जो मेन फॉल्ट रहा हमारा रोड का फॉल्ट ज़्यादा रहा, उसमें एक दिन 15 दिन तकरीबन 14 से लेके 18,000 तक गाड़ियाँ फॉल्ट रही 15 दिन के लिए। जब वो माल उधर से रिलीज, जब गवर्नमेंट ने, हम गए गवर्नमेंट के पास, उन्होंने हमारा सुना, फिर रोड क्लियर हो गया। उस टाइम पे जब भी वो माल जब मंडियों में पहुंच गया, मतलब कंबर ही टूट गई उसकी वजह से, क्योंकि वो माल पूरा डैमेज निकल गया। फिर तो मार्केट का कोई मतलब उठने का कोई चांस ही नहीं था। मेन काज ये है कि मतलब वो रोड की वजह से ही मेन फॉल्ट हो गया और फसल भी ज़्यादा था। इस साल रेट पिछले साल के मुकाबले में आधा भी नहीं रहा। इस साल 400 से लेके 550 तक मार्केट तकरीबन रह गया और पिछले साल यही 1000, 10,500, 1100 रुपये तक भी पिछले साल ये माल बिक गया। गवर्नमेंट को हमारी तरफ से मतलब मोतबाना गुजारिश है कि इस रोड में आगे ये नहीं होना चाहिए। चलो ये साल तो गया मगर नेक्स्ट ईयर ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो नेक्स्ट सीजन मतलब स्टोरों का है यहाँ से, उसमें भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट को मोतबाना गुजारिश है कि वो उस टाइम पे भी रोड खुलना, जैसे अभी चालू है, अभी कोई दिक्कत नहीं है रोड में, जैसे स्टोर निकलेगा उस टाइम पे मतलब प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। इस साल जो है रेट्स काफ़ी नीचे रहे इस साल कंपैरेटिवली। अगर हम लास्ट ईयर के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो टर्नओवर भी तकरीबन 20 करोड़ हम अभी नीचे ही है अभी तक ऑलमोस्ट। और सीज़न भी बहुत स्ट्रेच हुआ इस साल कि लास्ट ईयर तो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म हुआ था सीज़न। तो अभी भी यहाँ पे तो आप देख रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट जो प्रशु पुलवामा है, तो यहाँ पे अभी सीज़न चल रहा है। 5-8 गाड़ी डेली निकल रही है यहाँ से डिस्पैच। तो जो रेट्स तो कम ही है, ये सबको पता है। और लास्ट ईयर तो हमारा अच्छा सीज़न रहा था टर्नओवर वाइज भी और जो है क्वालिटी भी, यानी इस साल तो क्वालिटी भी अच्छी थी लेकिन टर्नओवर उतना नहीं आया और रेट्स तो बहुत कम ही रहे इस साल। आम आदमी पार्टी के लीडर सफीर चौधरी ने मेंढर में बिजली की गैर जरूरी कटौती को लेकर महकमे पीडीडी के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाके में मुतलका महकमे ने जो शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने मुतलका महकमे से अपील की है कि बिजली को शेड्यूल के मुताबिक फराहम किया जाए ताकि सर्दियों के इंतजाम में अवाम को राहत मिल सके। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिजली का एक मुद्दा है हमारा सब डिवीजन मेंढर का है, तो पूरी स्टेट का है इस टाइम पे, लेकिन सब डिवीजन मेंढर के अंदर इस तरीके से किया जा रहा है कि भाई लोगों से रेवेन्यू तो इकट्ठा किया जा रहा है लेकिन लोगों को 24 घंटे लाइट तो छोड़िए, 2 घंटे भी लाइट 24 घंटे में नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि भाई पहले भी 2 बार हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जितने भी कंसर्न लोग हैं सबसे बात कर चुके हैं, मीडिया पर कह चुके हैं, हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। तो अब थक हार के हम ये लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए। मैं आपकी विसादत से ये यहाँ से वार्न करना चाहूँगा कि सब स्टेशन फीडर स्टेशन है हमारे मेंढर के अंदर, अगर ये लाइट का प्रोसीजर जो है यहाँ पर ठीक नहीं होता है और ये जो कटेलमेंट का जो 8 घंटे के बजाय भी 18 घंटे और 20 घंटे लाइट बंद रहती है, अगर ऐसा रहता है तो हम सारे के सारे फीडर्स बंद करेंगे। हमें रोडों पर निकलना पड़ेगा क्योंकि सर्दी का मौसम है इस टाइम पर, और सिर्फ लाइट जलाने के लिए अगर हमारे घरों में नहीं है तो हमारे तो मतलब जीना ही बिल्कुल हराम है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब कोविड के मारे वो लोगों के बिजनेस खत्म हो चुके हैं, नौकरियां जा चुकी हैं, जिनकी नौकरियां हैं बेचारे वो भी सारे के सारे स्ट्राइक में बैठे हैं, उनकी सैलरी नहीं आ रही है और ऊपर से गवर्नमेंट जो है उनका जो फेयर है महीने का वो बढ़ाई जा रही है, 100 रुपया हर महीने बढ़ता चला जा रहा है। अब जो 360 रुपये में काम हो रहा था वो 460 में हो रहा है, लेकिन 460 भी दे के भी अगर लाइट नहीं हमें मिल रही तो पैसा किस चीज़ का लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जनरल पब्लिक जो यहाँ की हमारे सब डिवीजन मेंढर की, इनको पहाड़ी लोग हैं, हमारे दूर दराज पहाड़ों पर रहते हैं, ये शहर के लोग नहीं है, कहीं पर रोड है कहीं पर नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी इसकी वजह से ये आ रही है कि लाइट जब डिफंक्ट होती है तो हमारा पानी का भी जो वो भी डिफंक्ट हो जाता है, क्योंकि रात को मोटरें चलेंगी तो पानी लिफ्ट करना पड़ता है। तो जब लाइट आएगी नहीं, अब पानी वालों का फोन करते हो, कहते हैं जनाब लाइट नहीं आ रही तो हम कैसे, पानी लिफ्ट ही नहीं हो रहा तो कैसे छोड़ेंगे हम। ये परेशानी हमारी चल रही है जनाब। ये लास्ट 10 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, अगर 10 दिन के अंदर ये नहीं ठीक करते हैं इसको तो जो भी सब डिवीजन मेंढर के अंदर 6 हमारे जो भी फीडर स्टेशन है सारे के सारे, जहाँ से लाइट पास होकर पुंछ को जाती है, सुनकोट को जाती है,
ये सारे के सारे फीडर हमने बंद करवा देने हैं, हमने लाइट नहीं चलने देनी है। थे मेंढर से आम आदमी पार्टी के लीडर जो बिजली के हवाले से शिकायत कर रही थी कि इलाके में जो मुतल्लिका महकमा की जानिब से जो शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर कहीं भी अमल दरामद नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। जबकि उनका मानना है कि लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के जो चल रही है वहां पर अगरचे बिजली नहीं होगी तो वहां पर पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है और इस सिलसिले में भी आज सर्दियों के इन दिनों में लोगों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने अब मुतल्लिका महकमा के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में बिजली का जो शेड्यूल मुरतब किया हुआ है उस पर अमल करे और साथ ही साथ उसी हवाले से बिजली फराम की जाए। लेकिन दूसरी तरफ से मुतल्लिका महकमा की जानिब से कहा गया है कि लोग गैर ज़रूरी बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिसीविंग स्टेशन हैं वहाँ पर लोड बढ़ जाता है और कर्टेलमेंट पैदा होती है और साथ ही साथ इसमें जो कटौती चलिए सरहदी जिला राजौरी से एक और खबर आ रही है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर का इंतकाल हुआ है। आपको बताते चले कि राजौरी से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मसूद चौधरी का इंतकाल हुआ है। वो इस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बानी भी है और उनका इंतकाल हुआ है। IPS थे वो, ADGP रिटायर्ड ADGP मसूद चौधरी का इंतकाल हुआ है और साथ ही साथ फाउंडर थे वो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू, उसके फाउंडर थे वो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और साबिक ADGP मसूद चौधरी का इंतकाल हुआ है। और खबर जो आ रही है कि काफी टाइम से वो अलील थे, उसके बाद ही आज जल्द सुबह ही उनका इंतकाल हुआ है। वाइस चांसलर साबिक वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, रिटायर्ड ADGP IPS और साथ ही साथ
गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू के बानी मसूद चौधरी का इंतकाल हुआ है। मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पे मेरे साथ हैं आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ अपडेट हैं, क्योंकि खबर राजौरी से आ रही है कि मसूद चौधरी जो साबिक वाइस चांसलर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के, उनका इंतकाल हुआ है। बिल्कुल गौहर, डॉक्टर मसूद चौधरी जिनने 78 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है और अब खानदानी जराये के मुताबिक 4 बजे के करीब जम्मू के अंदर जहां पर उनकी नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के मारूफ मौलिम थे और साबिक एडीजीपी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिविल महकमों के अंदर भी बड़ी जिम्मेदारियां रही हैं, उनने संभाली थी। लेकिन सबसे बड़ा इदारा जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े इदारों में जब एक लंबी फहरिस्त तैयार की जाती है तो उसमें बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का नाम भी है, जिसके वो बानी थे और साथ ही साथ वाइस चांसलर भी रह चुके हैं इसी यूनिवर्सिटी के जो शादरा के अंदर इस वक्त चलती है, राजौरी के अंदर। और दूसरी बड़ी बात कि जम्मू के अंदर जो चैरिटेबल गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है वो भी उन्हीं की जानिब से जो तामीरात वहां पर हुई हैं उनके होते हुए वो की गई हैं। 78 साल की उम्र में काफी वक्त से वो अलील चल रहे थे, आज आखिरी सांस उनने जम्मू में ली है और मुख्तलिफ शख्सियात की तरफ से जम्मू कश्मीर ही नहीं बाकी रियासतों और यूटी से भी इस वक्त तासुरात आ रहे हैं और ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। मसूद चौधरी जिनकी सबसे बड़ी अगर कोई कामयाबी है या कारनामा है तो वो एक तो गुज्जर बरादरी के लिए सबसे ज्यादा, दूसरा जो जब बात एजुकेशन सेक्टर की होती है तो उसकी बेहतरी के लिए सबसे बड़ा इकदाम यूनिवर्सिटी के कयाम का और उसे बनाना, फिर खुद जिम्मेदारी संभालना, बिना किसी तरह के फंड्स के काम करना, वहां पर वो सबसे बड़ा चैलेंज जो अपने वक्त में होते हुए उन्होंने चलाया। और अब से थोड़ी देर पहले जो इतला मिली कि आज सुबह उन्होंने आखिरी सांस ली है, 78 साल उनकी उम्र थी। 4 बजे के करीब अब जम्मू में ही जहां पर उनकी आखिरी रस्मात अंजाम दी जाएंगी, नमाज जनाजा अदा किया जाएगा। और इतलात जो है कि जम्मू के अंदर जहां पर कई अहम शख्सियात भी उनके आखिरी सफर में पहुंच सकती हैं, उनका दीदार करेंगे। और साथ ही साथ इतलात ये भी हैं उनके कि शायद हो सकता है कि आबाई गांव मेंढर के अंदर भी उन्हें वापस नमाज जनाजा के बाद ले जाया जा सकता है, ताहम अभी इस पर कंफर्मेशन होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थी तफसीलात फराहम कर रहे थे जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर, उनका इंतकाल हुआ है मसूद चौधरी, और साबिक एडीजीपी भी रह चुके हैं, उनका इंतकाल हुआ है 78 साल की उम्र में। काफी टाइम से वो अलील थे और आज सुबह ही उनका इंतकाल हुआ है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।